दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में गंगाराम पटेल और बुलाखीराम की नई रहस्यमय और मजेदार कहानी। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाखीराम दोनों रात को एक दूसरे नगर में ठहरे तो वहां बुलाखी फिर बाजार में एक अजूबा नजारा देख आया। उसने जब वापस लौटकर यह बात गंगाराम पटेल को बताई तो गंगाराम ने अपना वही रटा रटाया वाक्य दोहरा दिया, अभी नहीं बुलाखीराम, मैं तेरी इस बात का उत्तर रात को सोते समय ही दूंगा। अभी तो यात्रा से चलकर आए हैं, थके हुए हैं। पहले नहा धोकर स्नान ध्यान कर लें। भोजन के पश्चात जब निवृत्त हो जाएंगे तब आराम से बिस्तर में लेटकर सारी बातें होंगी। अभी तो पहले तू अपनी, मेरी और उन दोनों बेचारे घोड़ों की पेट पूजा की तैयारी कर, क्योंकि हमारी तरह वे भी तो थके हुए होंगे। ऐसा कहकर पटेल शौचादि से निवृत्त होने के लिए चले गए। रात को जब वे दोनों फारिग होकर बिस्तर पर आ लेटे तो पटेल ने उससे कहा, हाँ तो बुलाखीराम जी, अब आप उस नई घटना को बताइए जिसे आज शाम आप इस नगर में देख आए हैं और जिसका रहस्य जानने के लिए आप मरे जा रहे हैं। बुलाखी कहने लगा, पटेल जी, लगता है आज आप विनोद के भाव से भरे हुए हैं, तभी आज आप मुझे आप कहकर संबोधित कर रहे हैं, अन्यथा आप तो मुझे तू के संबोधन से नवाजा करते थे। भाई बुलाखी सुनकर पटेल बोले, दो मित्रों में जब ज्यादा गहरा अपनत्व का भाव होता है वहां सारी औपचारिकताएं अपने आप खत्म हो जाया करती हैं। मेरी बातों का बुरा मत माना कर, मैं तुझे अपना मानता हूं न, इसलिए ऐसी आदत पड़ गई है। बहरहाल छोड़ इस बात को और बता कि तूने आज शाम कौन सा अजूबा दृश्य देखा था। पटेल जी, आज शाम जब मैं बाजार से लौट रहा था तो मैंने एक आदमी को एक चबूतरे पर एक खंभे के साथ बंधा हुआ देखा। उसके समीप ही एक सैनिक भी खड़ा था। चबूतरे के ऊपर एक सरकारी निर्देश टंगा हुआ था जिस पर लिखा था, हर खासवाम को यह निर्देश दिया जाता है कि जो भी शख्स इस राह से गुजरे वह कोड़ा उठाकर इस व्यक्ति को गिनकर 5 कोड़े अवश्य मारे। जो इस निर्देश का पालन नहीं करेगा उसे राजा की ओर से 5 कोड़े लगाकर दंडित किया जाएगा। पटेल जी, जब मैंने उस निर्देश को पढ़ा था तो मैंने सोचा कि इसका दंड जाने बिना मैं इसे कोड़े क्यों मारूं। यही सोचकर मैं वहां से खिसकना चाहता था कि तभी वहां खड़े सैनिक ने मुझसे कहा, क्यों भाई, क्या 5 कोड़े खाने का इरादा है? नहीं तो, मेरे मुंह से निकला। तब उस सैनिक ने मुझे घुड़का और कहा, यदि 5 कोड़े नहीं खाना चाहता है तो नीचे पड़े उस कोड़े को उठा और इस आदमी को 5 कोड़े लगा। पटेल जी, उस सैनिक के कहने पर तब मुझे उस कैदी को 5 कोड़े लगाने पड़े। बस तभी से मेरी आत्मा पर यह बोझ पड़ा हुआ है कि मैंने उस आदमी का अपराध जाने बिना 5 कोड़े मारे। अब आप उस कैदी के विषय में बताइए और यह भी बताइए कि किस अपराध के कारण उसे यह सजा भुगतनी पड़ रही है। बुलाखी पटेल बोले, अपनी आत्मा पर पड़ा बोझ उतार दे और यह समझ ले कि उस आदमी को 5 कोड़े लगाकर तूने सवाब का काम किया है। उस आदमी का अपराध इतना गंभीर है कि उसके लिए राजा ने इससे भी बड़ी सजा नियत की होती तो किसी को भी अफसोस नहीं होता। सुन, मैं तुझे आरंभ से ही सारी कहानी सुनाता हूँ। इस नगर में चंद्रचूड़ नाम का एक महाजन निवास करता है। उस महाजन की एक कन्या है जो बेहद रूपवान है। उसका नाम है अनामिका। महाजन का एक पुत्र भी है जिसे सब लोग चक्रधारी कहकर बुलाते हैं।
महाजन ने अपनी बेटी अनामिका की मंगनी बहुत पहले अपने एक मित्र के पुत्र के साथ निश्चित कर दी थी, किंतु अभी तक उसने उसका गौना नहीं किया था। कारण यह था कि अनामिका की आयु अभी इतनी नहीं हुई थी कि उसका गौना करके उसकी ससुराल विदा करा दिया जाए। बुलाखी। यह नगर गंगा के बहुत समीप है। यहाँ के लोगों में धार्मिक आस्था भी बहुत है। अन्य नगरों में रहने वालों की तरह यहाँ के लोग भी प्रति वर्ष दशहरे के अवसर पर गंगा स्नान के लिए जरूर जाते हैं। इस बार जब दशहरे का पर्व पड़ा तो दूसरे नगरवासियों की तरह अनामिका भी अपने माता पिता और सखी सहेलियों के साथ गंगा स्नान के लिए गई। गंगा किनारे पहुंचकर अन्य लोगों की तरह अनामिका के पिता ने भी अपने रहने के लिए डेरा व्यवस्थित किया और बारी बारी से गंगा जी में स्नान करने के लिए गए। पहले पुरुषों ने स्नान किया, तदोपरांत स्त्रियां गंगा स्नान के लिए गईं। बुलाखी। जब अनामिका अपनी सखियों के साथ गंगा स्नान के लिए घाट पर पहुंची तो वहां के कुछ गुंडों ने उसे देख लिया। उसकी मनोहारिणी छवि देखकर वह गुंडे विचार करने लगे कि किसी तरह इस सुंदर युवती को अपने काबू में करके इसका उपभोग करना चाहिए। बाद में जब इससे हमारा दिल भर जाएगा तो हम इसे किसी वेश्या के यहाँ बेचकर अच्छी रकम प्राप्त कर सकते हैं। उन गुंडों का मुखिया था छोटेलाल नाम का एक महाहरामी युवक। उसने इस काम को करने का बीड़ा उठाया। उसने अपने साथियों से कहा, दोस्तों, इसे फंसाकर काबू में करना तो मेरा चुटकियों का काम है। बस मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। ठीक है, हम तुम्हें समय देते हैं। उसके दूसरे साथी बोले, देखते हैं तुम कौन सा चमत्कार दिखाते हो। उधर अनामिका और उसकी सखियों ने अपने वस्त्र उतारे और उन वस्त्रों को घाट पर बैठे पंडे के हवाले करके गंगा स्नान करने लगीं। तभी छोटेलाल नामक वह गुंडा उस पंडे के पास पहुंचा और उससे कहा, पंडित जी महाराज, 5 रुपए कमाना चाहते हो? घर बैठे कमाई करना किसे बुरा लगता, बताइए कि काम क्या है यजमान, पंडा बोला, परंतु यह बड़ा आसान सा काम है। तुम्हारे पास ये जो जनाने कपड़े रखे हैं, इनमें से एक साड़ी निकालकर मुझे थोड़ी देर के लिए दे दो। छोटेलाल ने कहा, तुम साड़ी के साथ कोई छेड़छाड़ करना चाहते हो? पंडे ने आशंकित स्वर में पूछा। कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, बस उस साड़ी के छोर में मुझे कुछ बांधना है। छोटेलाल बोला। यह कोई जोखिम भरा काम नहीं था, इसलिए 5 रुपए लेकर पंडे ने अनामिका की साड़ी उसकी ओर खिसका दी। छोटेलाल ने अपनी जेब से एक सोने की मुहर और 100 रुपए का एक नोट निकाला और अनामिका की साड़ी के पल्लू में बांध दिया और वहां से हटकर कुछ दूर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद अनामिका और उसकी सखियां स्नान करके बाहर निकलीं और अपने अपने वस्त्र पहनकर चलने लगीं। उसी समय छोटेलाल भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। जब वह अपने डेरे के समीप पहुंची तो छोटेलाल ने पीछे से आकर अनामिका का बाजू थाम लिया। एक अजनबी व्यक्ति द्वारा अपनी बाह पकड़ने पर अनामिका उस पर क्रोधित हो गई। उसने तीखे स्वर में कहा, कौन हो तुम? मेरी बाह पकड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह क्या कह रही हो अनामिका? क्या अपने मित्र छोटेलाल को भूल गई? छोटेलाल ने आश्चर्य व्यक्त करने का नाटक करते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं जानती। छोड़ो मेरा हाथ, कहकर अनामिका ने छोटेलाल का हाथ झटक दिया। तुम मुझे खूब जानती हो अनामिका, छोटेलाल ने कहा, वर्षों से हम दोनों एक दूसरे से एकांत में मिलते रहे हैं। अब शायद अपनी इन सहेलियों की उपस्थिति में तुम मुझे पहचानने से इनकार कर रही हो। बुलाखी।
इस प्रकार वहां दोनों में तकरार होने लगी। मेले का मौका था, आठ भीड़ इकट्ठी हो गई। हो हल्ला सुनकर अनामिका का पिता, उसका भोग और अक नगर के दूसरे परिचित लोग भी वहां आ पहुंचे और एक लड़की को छेड़ने पर छोटेला को बुरा-भला कहते हुए उसकी पिटाई करने लगे। जब छोटेलाल काफी पिट चुका थी, उसने रोने का अभिनय करते हुए कहा, आप लोग मुझे बेकार ही पौंट रहे हैं। चैत्र कोई अभद्र बात नहीं की है। इस लड़की से मेरा काफी पुराना परिचय है। इसने तो मेरे साथ विवाह करने का वादा भी किया हुआ है। विवाह का वादा? अनामिका के पिता ने आश्चर्य से पूछा। हाँ जी, विवाह का वादा, छोटेलाल कुटिलता से बोला। विश्वास न हो तो पूछ लो इससे। आज यहाँ आने से पहले भी यह मुझसे मिली थी। इसने अपने खरवे के लिए मुझसे 100 रुपए और एक सोने की मोहर भी मांगी थी, जो मैंने अपनी माता के रुपयों में से चुराकर इसे लाकर दिए थे। झूठ बोलता है तू, अनामिका का पिता दहाड़ा। अरे भिखमंगे, मेरे पास धन की क्या कमी है जो मेरी बेटी तुझसे खर्च के लिए पैसे मांगती? यह तो आप अपनी बेटी से ही पूछिए, छोटेलाल ने रुआंसे स्वर में कहा। क्यों री कलंकिनी? अनामिका के पिता ने क्रोध से लाल पीले होते हुए अनामिका को झिंझोड़ा। क्या तूने इस आदमी से 100 रुपए और एक सोने की मुहर ली थी? यह आदमी झूठा है पिताजी। मैं गंगा माता की कसम खाकर कहती हूँ कि आज से पहले मैंने इसकी शक्ल भी नहीं देखी। यह मुझ पर झूठा लांछन लगा रहा है, अनामिका ने सुबकते हुए कहा। सेठ जी, अगर मैं झूठा साबित हूँ तो आप यहीं मुझे 100 जूते मारना और जो भी सजा आप देना चाहें, मैं खुशी से मंजूर कर लूंगा, पर पहले आप अपनी बेटी की तलाशी तो लीजिए। मैंने आज जो रकम इसे दी थी, वह अभी भी इसके पास होगी, छोटेलाल बोला। सबको यह विचार पसंद आया। अनामिका की तलाशी ली गई तो साड़ी के पल्लू में बंधी दोनों चीजें बरामद हो गईं। इस पर तो सब लोग अनामिका और उसके पिता को दोषी मानने लगे। सब लोग उन पर धू-धू करने लगे। गुलाखी। तब अनामिका के पिता और उसके भाई को अनामिका पर इतना क्रोध आया कि उन्होंने उसी घड़ी अनामिका का त्याग कर दिया। वे घर लौट गए और छोटेलाल अनामिका का हाथ पकड़कर विजेता की तरह उसे ले चला। अनामिका दहाड़े मार कर रोने लगी और बार बार छोटेलाल के चंगुल से छूटने का प्रयास करने लगी, लेकिन तभी छोटेलाल के साथी गुंडे भी उसकी सहायता के लिए वहां पहुंच गए और उन्होंने छोटेलाल और अनामिका को अपने घेरे में ले लिया। गुलाखी। जब अनामिका रो रो कर हलकान हो रही थी और अपनी सहायता की गुहार लगा रही थी, तभी यहाँ के राजा की सवारी वहां से गुजरी। एक लड़की को सहायता के लिए चिल्लाते देख राजा ने अपनी पालकी रुकवाई और नीचे उतर का सड़कों से उसके रोने का कारण पूछा। अनामिका ने रोते हुए सारी बात बताई तो फिर सड़क ने छोटेलाल से पूछा। छोटेलाल ने वही झूठी कहानी राजा के सामने दोहरा दी कि राजा लड़की उससे प्रेम करती है, फिर भी सबके सामने अपनी बात कहने में संकोच कर रही है। इसके माता पिता ने अब इसे मुझे सौंप दिया है। उस मुंडे छोटेलाल की बातें सुनकर राजा को कुछ गोलमाल नजर आया। आठ उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन दोनों को अपने नगर से चली। वहीं मैं सारी बातें अनकर इस बात का निर्णय करूंगा कि इन दोनों में से कौन सच्चा है और कौन झूठा। तब दोनों दरबार में पेश किए गए। राजा ने अनामिका से पूछा, देवी, तुम कहती हो कि अब से पहले तुमने इस आदमी को कभी देखा नहीं था,
फिर इसकी यह भारत क्यों कर सच साचित हो गई कि तुम्हारी साड़ी के पल्लू से इसके दिए हुए रुपए और सोने की घोहर चरामद हो गई। अन्नदाता अनामिका बोली, मुझे इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि रे दोनों चीजें मेरी साड़ी के पल्लू में किसने बांधी। अपनी साड़ी तो मैंने कहीं उतारी भी नहीं, भी सिवाय उस समय के जब मैं स्नान करने के लिए गंगा जल में उतरी थी। अपने वस्त्र तुमने कहाँ रखे थे? राजा ने पूछा। हमने अपने वस्त्र घाट पर बैठे पंडे को सौंपे थे, अनामिका ने कहा। पलक झपकते ही सारी बातें राजा की समझ में आ गईं। वह समझ गया कि सड़कों के साथ छल किया गया है। तब उसने उस पंडे को दरबार में पेश होने का हुक्म दिया और पंडे के पहुंचने पर राजा ने उसे दंड का भय दिखाया तो भय से कांपते हुए छे ने सब कुछ बक दिया। उसने बता दिया कि यह काम छोटेलाल ने ही किया था। बुलाखो। सच्चाई जानकर राजा ने अनामिका के पिता को बुलाकर अनामिका तो उसे सौंप दी और उस पंडे और छोटेलाल के साथियों को पकड़कर उन्हें 100 कोड़े लगाने की सजा दी और क्योंकि मुख्य अपराधी छोटेलाल था, आठ उसे यह सजा दी कि इस दिन तक इसे खंभे से बांधकर इस पर कोड़े बरसाए जाएं। साथ ही यह आदेश भी लिखकर वहां चिपका दिया कि जो भी राहगीर वहां से गुजरे वह छोटेलाल को 5 कोड़े जरूर मारे। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो फिर राजाज्ञा से 5 कोड़े उसी को मारे जाएंगे। कहानी का समापन कर पटेल बोले, सोहे बुलाखी। यह है सारी कहानी। आबा राजा की आज्ञा से छोटेलाल को सजा दी जा रही है। अपने कुकर्म का फल उसे भोगना पड़ रहा है। जो दृश्य आज तूने देखा है वह उसी समय का है। उम्मीद है यह सब जानकर तेरी उत्सुकता शांत हो गई होगी। आठ अब मुझे भी सोने दे और स्वयं भी सो रह, कहकर पटेल ने आंखें मूंद लीं। बुलाखी भी सोने की तैयारी करने लगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, काशी यात्रा से वापसी कर गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई ने दिन भर की यात्रा समाप्त कर एक नए नगर में प्रवेश किया। वहां उन्होंने ठहरने के लिए एक उचित स्थान की खोज की और वहीं रैन बसेरा करने का निश्चय कर लिया। हस्बे मामूल के मुताबिक पटेल ने बुलाखी को पैसे देकर शहर में भोजन का सामान लेने भेज दिया और स्वयं अपनी दिनचर्या को निपटाने में व्यस्त हो गए। बुलाखी इस बार भी लौटा और एक नई खबर उसके पास तैयार थी। उसने सोचा इस खबर को पटेल को अभी सुनाऊंगा तो पटेल जी यह कहकर टाल देंगे कि रात्रि होने दे, भोजन करने के पश्चात बिस्तर पर लेटते समय तुझे तेरी बात का उत्तर दे दूंगा। इसलिए उसने वह बात उस समय पटेल को नहीं बताई। वह बात को पेट में डाले रहा। जब वे दोनों भोजन करके निवृत्त हो गए तब बुलाखी ने बात छेड़ी। पटेल जी, आज भी इस शहर में मैं एक नई घटना देख आया हूं। ठीक है, उस घटना का वर्णन कर। फिर उसे सुनकर मैं तेरी बात का उत्तर दूंगा, पटेल ने कहा। पटेल जी, आज इस नगर में मैंने एक स्थान पर कुछ लोगों को खड़े देखा तो उत्सुकतावश मैं भी यह देखने पहुंच गया कि ये लोग गोलदायरा सा बनाए क्या कर रहे हैं। मैं भीड़ के मध्य पहुंचा और आगे को दृष्टि दौड़ाई तो देखा कि एक आदमी जमीन के अंदर सिर तक गड़ा है। उसका सारा शरीर तो भूमि में दबा हुआ था, मात्र उसका सिर ही जमीन से बाहर था। वहीं एक बड़ी सी जूती पड़ी थी। लोग बारी बारी से उस व्यक्ति के नंगे सिर पर जूती मारते और आगे बढ़ जाते थे। यह देखकर मेरी जिज्ञासा बढ़ गई और मैं मन में यह विचार करता हुआ लौट आया कि इसका रहस्य पटेल जी से ही पूछूंगा।
अब आप मुझे उस व्यक्ति के विषय में बताएंगे तो मेरी जिज्ञासा शांत होगी। बुलाखी, तेरी जिज्ञासा मैं अवश्य शांत करूंगा, लेकिन तुम कहानी के बीच बीच में हुकारा जरूर देते रहना ताकि मुझे लगे कि तू ध्यान और दिलचस्पी से सारी कहानी सुन रहा है, पटेल ने कहा। मैं ऐसा ही करूंगा पटेल जी, बुलाखी ने कहा। अब आप अपनी कहानी आरंभ तो कीजिए। तो सुन बुलाखी, यहाँ से बहुत दूर चंपावती नाम का एक नगर है। उस नगर पर राजा चंद्रदत्त का अधिकार था। चंद्रदत्त के पिता की कुछ ही समय पहले मृत्यु हुई थी। जब चंद्रदत्त राजगद्दी पर बैठा तो वह प्रजा के कल्याण के लिए नई नई योजनाएं सोचने लगा। लेकिन कहावत है कि मेरे मन कछु और है, साईं के मन कछु और। राजा जब तक प्रजा के हित में उन योजनाओं को अमली जामा पहनाता, नगर में एक महामारी फूट पड़ी। उस महामारी से सैकड़ों लोग नित्य ही कालकवलित होने लगे। हालत ऐसी हो गई कि जब घर वाले घर के मृत व्यक्ति को श्मशान में दाह कर वापस लौटते तो उन्हें घर में दूसरी लाश तैयार मिलती। यह स्थिति देखकर नगरवासी घर-बार छोड़कर दूसरे राज्यों में भागने लगे। पूरे राजमहल में सिर्फ राजा ही अकेला रह गया। तब उसने सोचा था कि मैं अकेला ही यहाँ रहकर क्या करूँगा? प्रजा ही नहीं रही तो राजा कैसा? एक दिन वह भी कुछ धन अपने साथ लेकर वह नगर छोड़ आया। वह एक सामान्य नागरिक की तरह कई राज्यों में घूमता रहा, फिर इस नगर में आ गया। इतने दिन तक दूसरे राज्यों में घूमते रहने के कारण जो धन वह अपने साथ लाया था, सब खर्च हो गया। अब उसे चिंता हुई जीविका कमाने की। राजा चंद्रदत्त खूब हृष्ट-पुष्ट नौजवान था। अस्त्र शस्त्र चलाने में वह निपुण था। जब वह यहाँ के राजदरबार में नौकरी पाने की इच्छा से राजा के सम्मुख पेश हुआ तो राजा ने पहली ही नजर में उसके अंदर छिपी हुई प्रतिभा की पहचान कर ली और उसे अपने अंगरक्षक की नौकरी दे दी। तब से चंद्रदत्त रात दिन अपने स्वामी की सुरक्षा का ध्यान रखने लगा। बुलाखी, एक दिन जब चंद्रदत्त रात के समय राजा के महल में पहरा दे रहा था तो उसने महल के बाहर से किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनी। वह स्त्री बड़े करुण स्वर में विलाप कर रही थी। उसका वेदना से भरा स्वर सुनकर चंद्रदत्त से रहा नहीं गया। उसने अपने स्थान पर एक अन्य प्रहरी को खड़ा किया और महल से बाहर निकलकर उस दिशा में चल पड़ा जहां से रोने की आवाज आ रही थी। कुछ आगे चलकर उसने देखा कि सरोवर के किनारे एक बेहद रूपवान स्त्री बैठी विलाप कर रही है। चंद्रदत्त ने निकट पहुंचकर उस स्त्री से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और रात्रि के इस प्रहर में यहाँ निर्जन स्थान में बैठी रो क्यों रही हो? स्त्री बोली, हे युवक, मैं इस राज्य की ऐश्वर्य लक्ष्मी हूँ। अब तक मैं यहाँ सम्मान के साथ रह रही थी, लेकिन मेरे सम्मान के ये दिन अब समाप्त होने ही वाले हैं। अरे ये क्या कह रही हो देवी? चंद्रदत्त ने आश्चर्य से पूछा, क्या इस राज्य पर कोई विपत्ति आने वाली है या फिर राजा की निगाहों में तुम्हारे प्रति सम्मान की भावना का ह्रास होने लगा है? इन दोनों ही बातों में कोई बात सच नहीं है, युवक, ऐश्वर्य लक्ष्मी ने कहा। न तो इस राज्य पर कोई विपत्ति आने वाली है और न यहाँ के राजा ने मेरे सम्मान में कोई उपेक्षा दिखाई है। बात कुछ और ही है। मैं अपने लिए नहीं, यहाँ के राजा के जीवन के लिए चिंतित होकर रो रही हूँ। अब से 8वें दिन यहाँ के राजा पर घोर संकट आएगा। उस संकट में या तो उसके प्राण चले जाएंगे या फिर शेष जीवन उसे कारागार में व्यतीत करना पड़ेगा। उसी आशंका को जानकर मेरी रुलाई फूटी पड़ रही है। आगाम स्वयं को रोने से रोक नहीं पा रही हूँ। यह सुनकर चंद्रदत्त ने पूछा, हे देवी,
मैं इस राजा का एक छोटा सा सेवक हूँ। राजा ने मुझे अपनी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया हुआ है। यदि मेरे होते हुए राजा का जीवन किसी खतरे में पड़ता है तो यह मेरे लिए लज्जा की बात होगी। मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं सतर्क रहकर हर क्षण अपने स्वामी की रक्षा कर सकूं। हे युवक, ऐश्वर्य लक्ष्मी बोली, कभी कभी सतर्कता बरतने से बड़ा संकट भी टल जाया करता है। मैं तो तुमसे यही कहूंगी कि आगामी 8 दिनों तक तुम बेहद सतर्क और चौकन्ने रहकर राजा की निगरानी करो। हो सकता है तब वह विपत्ति स्वयं ही किनारा कर ले। मैं ऐसा ही करूंगा देवी। बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। ऐसा कहकर चंद्रदत्त ने झुककर ऐश्वर्य लक्ष्मी के पैर छूने चाहे, पर वह उसी क्षण अंतर्धान हो गई। बुलाखी। चंद्रदत्त ने वापस लौटकर जब राजा को यह बात बताई तो वह भी आशंकित हो गया। उसने अपने महल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी और सैनिकों के कठोर पहरे में बाहर आने जाने लगा। 7 दिन तक कोई घटना नहीं घटी, लेकिन 8वें दिन एक घटना का सूत्रपात हो गया। रात्रि के समय जब चंद्रदत्त महल की छत पर खड़ा होकर चारों ओर का निरीक्षण कर रहा था, तब उस सरोवर के निकट जहां वह ऐश्वर्य लक्ष्मी से मिला था, रात्रि के अंधकार में उसे कुछ जुगनू से उड़ते प्रतीत हुए। उसने गौर से निरीक्षण किया तो देखा कि वह जुगनू नहीं, मशालों की रोशनी थी, जिन्हें किसी तरह इस प्रकार ढक दिया गया था ताकि उनका प्रकाश चारों ओर न फैलकर एक ही दिशा में इंगित रहे। जुगनू की चमक तो जलती बुझती रहती है, लेकिन दिखाई देने वाली चमक स्थिर थी। उन रोशनियों को देखकर चंद्रदत्त के मन में एक ही विचार उभरा, खतरा। तब वह तलवार लिए छत से उतरकर उसी दिशा में दौड़ गया। वहां पहुंचकर वह एक स्थान पर छिपकर खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर बाद कमर में हथियार बांधे लगभग 20 नकाबपोशों का दल वहां पहुंचा। वहां उन्होंने एक जगह से कूड़े का एक बड़ा सा ढेर हटाया। ढेर हटा तो वहां एक सुरंग का मुहाना दिखाई देने लगा। तब वह नकाबपोश एक एक करके उस सुरंग में उतरते चले गए। जब वह नकाबपोश सुरंग में कुछ आगे बढ़ गए तो चंद्रदत्त भी पीछे से सुरंग में उतर गया और दूर रहकर मशालों की मध्यम रोशनी में रास्ता तलाशता उनके पीछे पीछे चल पड़ा। बुलाखी राम। उस सुरंग का मुख सीधे राजा के कक्ष में ही खुलता था। स्वयं राजा को भी इस सुरंग के विषय में कुछ पता नहीं था, किंतु उसके शत्रु न जाने कैसे उस सुरंग के विषय में जान गए थे। बहरहाल 20 नकाबपोश सुरंग के दरवाजे पर पहुंचे। वहां उन्होंने कोई पत्थर हटाकर सुरंग का द्वार खोला और एक एक करके राजा के कक्ष में पहुंच गए। उनके पीछे पीछे चंद्रदत्त भी सुरंग के मुख के पास पहुंच गया, किंतु उसने राजा के कक्ष में घुसने का कोई प्रयास नहीं किया, अपितु उसी स्थान पर उन नकाबपोशों के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। नकाबपोशों ने बड़ी आसानी से राजा को काबू में कर लिया। राजा गहरी नींद में था। सोते में ही राजा को दबोचकर नकाबपोशों ने उसके हाथ पांव रस्सियों से बांध दिए और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया ताकि वह चिल्ला न सके। बाहर पहरे पर नियुक्त किसी भी प्रहरी को इस घटना की भनक तक न मिली। नकाबपोश जैसे आए थे उसी तरह एक एक करके सुरंग में उतरने लगे। बस यही मौका था चंद्रदत्त को पराक्रम दिखाने का। जैसे पहला नकाबपोश पेट के बल रेंगता हुआ गुफा में दाखिल हुआ, चंद्रदत्त ने खट से उसका सिर काटकर आगे की ओर फेंक दिया। उसका धड़ खींचकर उसने दीवार के साथ सटाकर खड़ा कर दिया। इसी तरह उसने 19 नकाबपोश काट डाले। अब अंतिम नकाबपोश की बारी आई।
एक साथ दो आदमी गुफा में जा नहीं सकते थे, इसलिए उस नकाबपोश ने पहले बंधन में बंधे राजा को आगे खिसकाया। फिर वह स्वयं भी सुरंग में पेट के बल दाखिल होने लगा। चंद्रदत्त ने राजा को अंदर खींचकर उसे एक किनारे बैठाया और फिर तैयार होकर खड़ा हो गया। लेकिन इस बार उसने अंतिम आदमी पर अपनी तलवार न उठाई वरन बलपूर्वक उस पर अधिकार कर लिया। उसने राजा के बंधन खोलकर उसी रस्सी से नकाबपोश को जकड़ दिया। फिर पहले उसने राजा को अपने कक्ष में भेजा और बाद में उस नकाबपोश को लाश की तरह घसीटता हुआ अंदर ले आया। अंदर लाकर जब उस नकाबपोश के चेहरे से नकाब हटाई गई तो उसका चेहरा देखकर दोनों की ही आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। जानते हो बुलाकी, वह नकाबपोश कौन था? वह नकाबपोश था राजा का रक्षा मंत्री। राजा उस मंत्री पर अपने प्रधानमंत्री से भी ज्यादा भरोसा करता था। राजा ने तब उसके अपराध के लिए दंड नियत कर दिया। उसने आदेश प्रसारित कराया कि इस विश्वासघाती मंत्री को जमीन में गाड़ दिया जाए, सिर्फ इसका सिर जमीन से बाहर रहे और जो भी व्यक्ति उस मंत्री के पास से गुजरे वह एक जूती उस एहसान फरामोश के सिर में जरूर मारे। सोहे बुलाकी, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया है वह उसी समय का है। नगरवासी अपने राजा की आज्ञा के अनुसार उस नमकहराम मंत्री के पास जाते हैं और एक जूती उसके सिर में मारकर आगे बढ़ जाते हैं। कहानी समाप्त कर पटेल ने बुलाकी से पूछा, बुलाकी राम, अब तो तुम्हारी शंका का समाधान हो गया ना? हाँ पटेल जी, अब मेरी शंका का निवारण हो गया। अब आप भी सोइए और मैं भी सोने की कोशिश करता हूँ। कुछ देर बाद दोनों ही सो गए। निद्रा देवी उन पर हावी हो गई थी। दोस्तों, गंगाराम पटेल बुलाकीराम नाई की यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, काशी यात्रा में गंगाराम पटेल और बुलाकीराम नाई ने दिन भर की यात्रा समाप्त कर एक नए नगर में प्रवेश किया। वहां उन्होंने ठहरने के लिए एक उचित स्थान की खोज की और वहीं रैन बसेरा करने का निश्चय कर लिया। हस्बे मामूल के मुताबिक पटेल ने बुलाकी को पैसे देकर शहर में भोजन का सामान लेने भेज दिया और स्वयं अपनी दिनचर्या को निपटाने में व्यस्त हो गए। बुलाकी इस बार भी लौटा और एक नई खबर उसके पास तैयार थी। उसने सोचा इस खबर को पटेल को अभी सुनाऊंगा तो पटेल जी यह कहकर टाल देंगे कि रात्रि होने दे, भोजन करने के पश्चात बिस्तर पर लेटते समय तुझे तेरी बात का उत्तर दे दूंगा। इसलिए उसने वह बात उस समय पटेल को नहीं बताई। वह बात को पेट में डाले रहा। जब वे दोनों भोजन करके निवृत्त हो गए तब बुलाकी ने बात छेड़ी, पटेल जी, आज भी इस शहर में मैं एक नई घटना देख आया हूँ। ठीक है, उस घटना का वर्णन कर। फिर उसे सुनकर मैं तेरी बात का उत्तर दूंगा, पटेल ने कहा। पटेल जी, आज इस नगर में मैंने एक स्थान पर कुछ लोगों को खड़े देखा तो उत्सुकतावश मैं भी यह देखने पहुंच गया कि ये लोग गोल दायरा सा बनाए क्या कर रहे हैं। मैं भीड़ के मध्य पहुंचा और आगे को दृष्टि दौड़ाई तो देखा कि एक आदमी जमीन के अंदर सिर तक गड़ा है। उसका सारा शरीर तो भूमि में दबा हुआ था, मात्र उसका सिर ही जमीन से बाहर था। वहीं एक बड़ी सी जूती पड़ी थी। लोग बारी बारी से उस व्यक्ति के नंगे सिर पर जूती मारते और आगे बढ़ जाते थे। यह देखकर मेरी जिज्ञासा बढ़ गई और मैं मन में यह विचार करता हुआ लौट आया कि इसका रहस्य पटेल जी से हो पूछूंगा। अब आप मुझे उस व्यक्ति के विषय में बताएंगे तो मेरी जिज्ञासा शांत होगी। बुलाकी,
तेरी जिज्ञासा मैं अवश्य शांत करूंगा, लेकिन तुम कहानी के बीच बीच में हुंकारा जरूर देते रहना ताकि मुझे लगे कि तू ध्यान और दिलचस्पी से सारी कहानी सुन रहा है, पटेल ने कहा। मैं ऐसा ही करूंगा पटेल जी, बुलाकी ने कहा। अब आप अपनी कहानी आरंभ तो कीजिए। तो सुन बुलाकी, यहाँ से बहुत दूर चंपावती नाम का एक नगर है। उस नगर पर राजा चंद्रदत्त का अधिकार था। चंद्रदत्त के पिता की कुछ ही समय पहले मृत्यु हुई थी। जब चंद्रदत्त राजगद्दी पर बैठा तो वह प्रजा के कल्याण के लिए नई नई योजनाएं सोचने लगा। लेकिन कहावत है कि मेरे मन कछु और है, साईं के मन कछु और। राजा जब तक प्रजा के हित में उन योजनाओं को अमली जामा पहनाता, नगर में एक महामारी फूट पड़ी। उस महामारी से सैकड़ों लोग नित्य ही कालकवलित होने लगे। हालत ऐसी हो गई कि जब घर वाले घर के मृत व्यक्ति को श्मशान में दाहकर वापस लौटते तो उन्हें घर में दूसरी लाश तैयार मिलती। यह स्थिति देखकर नगरवासी घर-बार छोड़कर दूसरे राज्यों में भागने लगे। पूरे राजमहल में सिर्फ राजा ही अकेला रह गया। तब उसने सोचा था कि मैं अकेला ही यहाँ रहकर क्या करूँगा? प्रजा ही नहीं रही तो राजा कैसा? एक दिन वह भी कुछ धन अपने साथ लेकर वह नगर छोड़ आया। वह एक सामान्य नागरिक की तरह कई राज्यों में घूमता रहा, फिर इस नगर में आ गया। इतने दिन तक दूसरे राज्यों में घूमते रहने के कारण जो धन वह अपने साथ लाया था, सब खर्च हो गया। अब उसे चिंता हुई जीविका कमाने की। राजा चंद्रदत्त खूब हृष्ट-पुष्ट नौजवान था। अस्त्र शस्त्र चलाने में वह निपुण था। जब वह यहाँ के राजदरबार में नौकरी पाने की इच्छा से राजा के सम्मुख पेश हुआ तो राजा ने पहली ही नजर में उसके अंदर छिपी हुई प्रतिभा की पहचान कर ली और उसे अपने अंगरक्षक की नौकरी दे दी। तब से चंद्रदत्त रात दिन अपने स्वामी की सुरक्षा का ध्यान रखने लगा। बुलाकी, एक दिन जब चंद्रदत्त रात के समय राजा के महल में पहरा दे रहा था तो उसने महल के बाहर से किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनी। वह स्त्री बड़े करुण स्वर में विलाप कर रही थी। उसका वेदना से भरा स्वर सुनकर चंद्रदत्त से रहा नहीं गया। उसने अपने स्थान पर एक अन्य प्रहरी को खड़ा किया और महल से बाहर निकलकर उस दिशा में चल पड़ा जहां से रोने की आवाज आ रही थी। कुछ आगे चलकर उसने देखा कि सरोवर के किनारे एक बेहद रूपवान स्त्री बैठी विलाप कर रही है। चंद्रदत्त ने निकट पहुंचकर उस स्त्री से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और रात्रि के इस प्रहर में यहाँ निर्जन स्थान में बैठी रो क्यों रही हो? स्त्री बोली, हे युवक, मैं इस राज्य की ऐश्वर्य लक्ष्मी हूँ। अब तक मैं यहाँ सम्मान के साथ रह रही थी, लेकिन मेरे सम्मान के ये दिन अब समाप्त होने ही वाले हैं। अरे ये क्या कह रही हो देवी? चंद्रदत्त ने आश्चर्य से पूछा, क्या इस राज्य पर कोई विपत्ति आने वाली है या फिर राजा की निगाहों में तुम्हारे प्रति सम्मान की भावना का ह्रास होने लगा है? इन दोनों ही बातों में कोई बात सच नहीं है, युवक, ऐश्वर्य लक्ष्मी ने कहा। न तो इस राज्य पर कोई विपत्ति आने वाली है और न यहाँ के राजा ने मेरे सम्मान में कोई उपेक्षा दिखाई है। बात कुछ और ही है। मैं अपने लिए नहीं, यहाँ के राजा के जीवन के लिए चिंतित होकर रो रही हूँ। अब से 8वें दिन यहाँ के राजा पर घोर संकट आएगा। उस संकट में या तो उसके प्राण चले जाएंगे या फिर शेष जीवन उसे कारागार में व्यतीत करना पड़ेगा। उसी आशंका को जानकर मेरी रुलाई फूटी पड़ रहते काराग्राम स्वयं को रोने से रोक नहीं पा रही हूँ। यह सुनकर चंद्रदत्त ने पूछा, हे देवी, मैं इस राजा का एक छोटा सा सेवक हूँ।
राजा ने मुझे अपनी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया हुआ है। यदि मेरे होते सुगुर सेवक का जीवन किसी खतरे में पड़ता है तो यह मेरे लिए लज्जा की बात होगी। मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं सतर्क रहकर हर क्षण अपने स्वामी की रक्षा कर सकूं। हे युवक, ऐश्वर्य लक्ष्मी बोली, कभी कभी सतर्कता बरतने से बड़ा संकट भी टल जाया करता है। मैं तो तुमसे यही कहूंगी कि आगामी 8 दिनों तक तुम बेहद सतर्क और चौकन्ने रहकर राजा की निगरानी करो। हो सकता है तब वह विपत्ति स्वयं ही किनारा कर ले। मैं ऐसा ही करूंगा देवी। बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। ऐसा कहकर चंद्रदत्त ने झुककर ऐश्वर्य लक्ष्मी के पैर छूने चाहे, पर वह उसी क्षण अंतर्धान हो गई। बुलाखी। चंद्रदत्त ने वापस लौटकर जब राजा को यह बात बताई तो वह भी आशंकित हो गया। उसने अपने महल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी और सैनिकों के कठोर पहरे में बाहर आने जाने लगा। 7 दिन तक कोई घटना नहीं घटी, लेकिन 8वें दिन एक घटना का सूत्रपात हो गया। रात्रि के समय जब चंद्रदत्त महल की छत पर खड़ा होकर चारों ओर का निरीक्षण कर रहा था, तब उस सरोवर के निकट जहां वह ऐश्वर्य लक्ष्मी से मिला था, रात्रि के अंधकार में उसे कुछ जुगनू से उड़ते प्रतीत हुए। उसने गौर से निरीक्षण किया तो देखा कि वह जुगनू नहीं, मशालों की रोशनी थी, जिन्हें किसी तरह इस प्रकार ढक दिया गया था ताकि उनका प्रकाश चारों ओर न फैलकर एक ही दिशा में इंगित रहे। जुगनू की चमक तो जलती बुझती रहती है, लेकिन दिखाई देने वाली चमक स्थिर थी। उन रोशनियों को देखकर चंद्रदत्त के मन में एक ही विचार उभरा। तब वह तलवार लिए छत से उतरकर उसी दिशा में दौड़ गया। वहां पहुंचकर वह एक स्थान पर छिपकर खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर बाद कमर में हथियार बांधे लगभग 20 नकाबपोशों का दल वहां पहुंचा। वहां उन्होंने एक जगह से कूड़े का एक बड़ा सा ढेर हटाया। ढेर हटा तो वहां एक सुरंग का मुहाना दिखाई देने लगा। तब वह नकाबपोश एक एक करके उस सुरंग में उतरते चले गए। जब वह नकाबपोश सुरंग में कुछ आगे बढ़ गए तो चंद्रदत्त भी पीछे से सुरंग में उतर गया और दूर रहकर मशालों की मध्यम रोशनी में रास्ता तलाशता उनके पीछे पीछे चल पड़ा। बुलाखी राम। उस सुरंग का मुख सीधे राजा के कक्ष में ही खुलता था। स्वयं राजा को भी इस सुरंग के विषय में कुछ पता नहीं था, किंतु उसके शत्रु न जाने कैसे उस सुरंग के विषय में जान गए थे। बहरहाल 20 नकाबपोश सुरंग के दरवाजे पर पहुंचे। वहां उन्होंने कोई पत्थर हटाकर सुरंग का द्वार खोला और एक एक करके राजा के कक्ष में पहुंच गए। उनके पीछे पीछे चंद्रदत्त भी सुरंग के मुख के पास पहुंच गया, किंतु उसने राजा के कक्ष में घुसने का कोई प्रयास नहीं किया, अपितु उसी स्थान पर उन नकाबपोशों के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। नकाबपोशों ने बड़ी आसानी से राजा को काबू में कर लिया। राजा गहरी नींद में था। सोते में ही राजा को दबोचकर नकाबपोशों ने उसके हाथ पांव रस्सियों से बांध दिए और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया ताकि वह चिल्ला न सके। बाहर पहरे पर नियुक्त किसी भी प्रहरी को इस घटना की भनक तक न मिली। नकाबपोश जैसे आए थे उसी तरह एक एक करके सुरंग में उतरने लगे। बस यही मौका था चंद्रदत्त को पराक्रम दिखाने का। जैसे पहला नकाबपोश पेट के बल रेंगता हुआ गुफा में दाखिल हुआ, चंद्रदत्त ने खट से उसका सिर काटकर आगे की ओर फेंक दिया। उसका धड़ खींचकर उसने दीवार के साथ सटाकर खड़ा कर दिया। इसी तरह उसने 19 नकाबपोश काट डाले। अब अंतिम नकाबपोश की बारी आई। एक साथ 2 आदमी गुफा में जा नहीं सकते थे।
इसलिए उस नकाबपोश ने पहले बंधन में बंधे राजा को आगे खिसकाया। फिर वह स्वयं भी सुरंग में पेट के बल दाखिल होने लगा। चंद्रदत्त ने राजा को अंदर खींचकर उसे एक किनारे बैठाया और फिर तैयार होकर खड़ा हो गया। लेकिन इस बार उसने अंतिम आदमी पर अपनी तलवार न उठाई वरन बलपूर्वक उस पर अधिकार कर लिया। उसने राजा के बंधन खोलकर उसी रस्सी से नकाबपोश को जकड़ दिया। फिर पहले उसने राजा को अपने कक्ष में भेजा और बाद में उस नकाबपोश को लाश की तरह घसीटता हुआ अंदर ले आया। अंदर लाकर जब उस नकाबपोश के चेहरे से नकाब हटाई गई तो उसका चेहरा देखकर दोनों की ही आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। जानते हो बुलाखी, वह नकाबपोश कौन था? वह नकाबपोश था राजा का रक्षा मंत्री। राजा उस मंत्री पर अपने प्रधानमंत्री से भी ज्यादा भरोसा करता था। राजा ने तब उसके अपराध के लिए दंड नियत कर दिया। उसने आदेश प्रसारित कराया कि इस विश्वासघाती मंत्री को जमीन में गाड़ दिया जाए, सिर्फ इसका सिर जमीन से बाहर रहे और जो भी व्यक्ति उस मंत्री के पास से गुजरे वह एक जूती उस एहसान फरामोश के सिर में जरूर मारे। सोहे बुलाखी, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया है वह उसी समय का है। नगरवासी अपने राजा की आज्ञा के अनुसार उस नमकहराम मंत्री के पास जाते हैं और एक जूती उसके सिर में मारकर आगे बढ़ जाते हैं। कहानी समाप्त कर पटेल ने बुलाखी से पूछा, बुलाखी राम, अब तो तुम्हारी शंका का समाधान हो गया ना? हाँ पटेल जी, अब मेरी शंका का निवारण हो गया। अब आप भी सोइए और मैं भी सोने की कोशिश करता हूँ। कुछ देर बाद दोनों ही सो गए। निद्रा देवी उन पर हावी हो गई थी। दोस्तों, यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, काशी यात्रा में गंगाराम पटेल और बुलाखीराम दिन भर की यात्रा करते हुए वे दोनों एक नए नगर में पहुंचे और उसी नगर में रात्रि बसेरा करने का निर्णय किया। एक सराय में व्यवस्थित होकर पटेल ने बुलाखीराम को बाजार से खाने पीने का सामान लाने के लिए भेजा। बुलाखीराम लौटा तो एक नई बात फिर उसके पेट में कुलबुला रही थी, जिसे वह शहर में देख आया था। पाठकों, वह नई बात क्या थी? यह गंगाराम पटेल के साथ साथ आप भी जान लीजिए। इस बार बाजार के एक व्यस्त चौराहे पर बुलाखीराम ने एक ऐसा युवक देखा जो देखने में तो किसी कुलीन घर का चिराग लग रहा था, पर उस युवक की आंखों में वीरानी छाई हुई थी। बार बार उसके मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, हाय प्यारी, तू कहाँ है? हाय प्यारी, तू कहाँ है? रात को सोने से पूर्व जब बुलाखीराम ने उस युवक के विषय में पूछा तो गंगाराम पटेल ने उसे बताया, बुलाखीराम, जिस नगर में हम लोग ठहरे हुए हैं, इस नगर का नाम कमलनगर है। अब से लगभग 20 वर्ष पहले इस नगर में श्याम सिंह नाम का एक क्षत्रिय रहता था। श्याम सिंह खूब खाते पीते परिवार का था। उसके पास उसके पिता की छोड़ी हुई बहुत बड़ी संपदा थी। परिवार में पत्नी के अलावा एकमात्र पुत्र भुवन था, जिसकी आयु 10 वर्ष की हो चुकी थी। श्याम सिंह का परिवार बड़े आनंद के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था कि एक दिन उस परिवार पर शनि की कुदृष्टि पड़ गई। एक रहस्यमय बीमारी की चपेट में आकर श्याम सिंह और उसकी पत्नी का अनायास ही देहांत हो गया। 10 वर्षीय भुवन अनाथ हो गया। बुलाखी, भुवन की उम्र बेशक कम थी, किंतु उसके अंदर धैर्य और लगन की कोई कमी नहीं थी। उस किशोर ने बड़ी दृढ़ता से स्थिति का मुकाबला किया और अपने पिता के छोड़े हुए धन के सहारे अपनी परवरिश अपने आप करता रहा।
धीरे धीरे 10 वर्ष बीत गए। किशोर आयु का भुवन अब 20 साल का सुंदर नौजवान बन गया। एक दिन भुवन ने अपने मन में विचार किया कि माँ बाप द्वारा छोड़ा हुआ धन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। आथा क्यों न इस धन से किसी दूसरे नगर में जाकर कोई व्यापार कर लूं। व्यापार चल पड़ा तो इस धन में वृद्धि होगी, तब मैं कोई अच्छी सी कन्या ढूंढकर उसके साथ अपना विवाह कर लूंगा और आनंद के साथ शेष जीवन व्यतीत करूंगा। ऐसा विचार कर एक दिन उसने अपना सारा धन समेटा और उसे लेकर किसी दूसरे नगर के लिए चल पड़ा। रास्ता एक वन के मध्य से गुजरता था। शाम के समय जब वह पैदल चलते हुए थक गया तो एक वृक्ष की छाया में बैठ गया। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। भुवन को पता ही नहीं चला कि कब उसे नींद आ गई। जब उसकी नींद टूटी तो उसने स्वयं को 8 डाकुओं के एक दल से घिरा हुआ पाया। डाकू सरदार ने एक भाले की नोक से उसे टोलते हुए कहा, ऐ लड़के, जो कुछ भी तेरे पास है चुपचाप हमारे हवाले कर दे। प्रतिरोध करेगा तो हम तुझे खत्म कर देंगे। भुवन ने सोचा कि यदि इन्होंने मुझे मार दिया तो सारी कहानी ही खत्म हो जाएगी। आथा क्यों न अपना धन देकर इनसे अपनी जान छुड़ा लूं। जीवित रहा तो और धन कमा लूंगा। ऐसा विचार कर उसने अपने पास का सारा धन उन डाकुओं को सौंप दिया। डाकू उसका धन लेकर वहां से चलते बने। संध्या हो चली थी। भुवन ने आगे बढ़ने का मन बनाया, लेकिन फिर सोचा कि संध्या काल में तो जंगली जानवर अपने अपने शिकार की तलाश में बाहर निकल पड़ते हैं। यदि किसी हिंसक जीव से टकराव हो गया तो प्राण संकट में पड़ जाएंगे। इससे तो बेहतर यही है कि आज की रात इस वन में किसी वृक्ष पर चढ़कर गुजार दी जाए। अगली प्रातः जैसे ही भोर का उजाला फूटेगा शहर की ओर चल पड़ूंगा। ऐसा विचार कर भुवन एक घने वृक्ष की एक मोटी सी शाखा पर जाकर बैठ गया। उसने शाखा के साथ अपनी छाती सटा ली और दोनों बाजुओं से शाखा को मजबूती से थाम कर सो गया। आधी रात को अचानक उसकी नींद खुल गई। नीचे झांका तो मध्यम सी रोशनी में उसे 4 प्रेत गोल दायरे में बैठे हुए दिखाई दिए। उनमें से एक प्रेत कह रहा था, मित्रों, मालवा देश के राजा हरिसिंह की राजकुमारी रूपकुमारी बहुत ही रूपवती है। अभी उसकी आयु मात्र 16 साल की है, परंतु उसका पिता कल उसकी शादी एक ऐसे राजा के साथ कर देना चाहता है जिसकी उम्र 60 साल है। यह तो बहुत ही अनर्थ की बात है। यह सुनकर दूसरे प्रेत ने कहा, मित्रों, है तो यह अनर्थ की बात, पर इससे भी ज्यादा अनर्थ वाली यह बात है कि राजकुमारी उस बूढ़े राजा के साथ हरगिज भी विवाह करना नहीं चाहती। वह निश्चय कर चुकी है कि विष खाकर अपने प्राण त्याग देगी, किंतु उस बूढ़े राजा के साथ कभी शादी नहीं करेगी। बेचारी राजकुमारी, मुझे तो उस पर बहुत दया आ रही है। कल वह नाहक ही अपने प्राण गंवा देगी। तब तीसरे प्रेत ने कहा, मित्रों, यदि ऐसी बात है तो हमें उस राजकुमारी की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जब हम मानव योनि में थे तो बुरे कर्म करने के कारण ही तो हमें यह प्रेत योनि मिली है। इस योनि में हम नाना प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं। अतः हमें चाहिए कि हम कुछ अच्छे कर्म करें जिससे हमारे पापों में कमी आए और हम फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेकर सर्वानंद भोगें। अब चौथे प्रेत की बारी थी। उसने कहा, मित्र, कहते तो तुम ठीक हो, पर हम उहरे अशरीरी मनुष्य देह हम धारण नहीं कर सकते। बिना देह के हम उस बेचारी राजकुमारी की कैसे मदद कर सकते हैं।
हाँ, यदि कोई मनुष्य हमारा साथ दे तो हम उसकी मदद अवश्य कर सकते हैं। वृक्ष पर बैठे हुए भुवन ने सारी बातें सुनी। उसने राजकुमारी के विषय में जो कुछ सुना, उसे सुनकर उसके दिल को बहुत दुख पहुंचा। मन में एक निश्चय करके वह वृक्ष से नीचे उतर आया और उन प्रेतों से कहा, हे प्रेतों, मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुनी हैं। खुशी की बात है कि तुम राजकुमारी रूपकुमारी की मदद करना चाहते हो। मैं भी उसकी मदद करना चाहता हूँ। बताओ मैं किस प्रकार उसकी मदद कर सकता हूँ? यह सुनकर प्रेतों का सरदार बोला, मित्र, एक शर्त पर हम तुम्हारी मदद ले सकते हैं। शर्त यह है कि तुम भूलकर भी हमारे विषय में किसी से भी कोई जिक्र नहीं करोगे। यदि तुमने जाने अनजाने भी